हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन के अंदर हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनी का एक डिटेल सिलेबस एनालिसिस करने वाले। और ये जो अभी तक के 2024 तक जितने भी पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनी के एग्जामिनेशन हो चुके उसको ध्यान में रखे हुए कंप्लीट सिलेबस आपके लिए हमने प्रेजेंट किया गाइस। सारे जो सेशंस हमने इसके लिए प्रोवाइड करके रखे हैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स के, वो भी आपको सबसे पहले तो देखना ही होगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इस साल के डिप्लोमा ट्रेनी के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो गाइस ये आपको एक्चुअल सिलेबस जो है जो आपको मैं प्रेजेंट करने वाला हूं उसके अकॉर्डिंगली अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना होगा, सो दैट आप मैक्सिमम स्कोर जो है आपके एग्जामिनेशन में कर सको। ठीक है, एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ गाइस, आपका ये इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपका डिप्लोमा है, राइट। तो जो डिप्लोमा के एस्पिरेंट्स को कंसिडर करते हुए ये हमने सिलेबस को डेवलप किया गया सो दैट आपको आसानी से पॉइंट्स को समझ सको। एंड ये असली सिलेबस जो है आपका एग्जामिनेशन में जिस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते उसी को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सको। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए होगी तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में इसकी पीडीएफ करके कमेंट कीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। एंड फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को, और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना होगा सो दैट कोई भी अपडेट जो है आप मिस ना कर सको। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी हमने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर तो मेंशन नहीं करके रखे यहाँ पे थंबनेल में, ठीक है। हालांकि मैंने इसको एक्सप्लेन जरूर करके रखा है। पीजीसीएल का जो आपका 5 मई 2023 का जो रिसेंट पेपर हुआ था उसके बाद में जो है 5 दिसंबर को पेपर हुआ था 2023 को, एंड उसके बाद में जो 8 फरवरी 2024 को जो दैट मींस इसी साल का जो पेपर हुआ था गाइस वो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूं। एंड इसके पीछे के जो 2021 2018 से लेके जितने भी आपको पीजीसीएल के डिप्लोमा ट्रेनिंग के एग्जामिनेशन हो चुके इसकी सभी की प्लेलिस्ट जो है मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखी है गाइस। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाके उस सभी पेपर्स को जो है देख सकते हो, इसके साथ ही साथ एनालिसिस कर सकते हो कि आपको जो 120 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें आप किस तरीके से कौन से क्वेश्चन का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। अगर आपको देखना होगा तो सबसे पहले तो रिसेंटली सेशन जाके जरूर देखिएगा जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा के देता हूं। ठीक है, अब देखिए सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ गाइस, इसके पहले है हमने पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए हमने थ्योरी का एंड एमसीक्यू का कंबाइंड कोर्स लॉन्च करके रखा है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एंड उसके बाद में पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का जो आपका नॉन टेक्निकल का एप्टीट्यूड टेस्ट कोर्स है एज पर द 2024 एग्जामिनेशन पैटर्न, वो हमने इसके अंदर तीनों सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हुए हमने प्रेजेंट करके रखा है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कैपिटोट्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ कैपिटोट्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो एग्जामिनेशन पैटर्न जान लेते हैं कि किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है पीजीसीएल के। आई मस्ट से कि आप सभी बच्चों ने जो पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं 2024-25 के लिए, ठीक है, उन सभी लोगों ने जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो देख लिया होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर रहता है, दैट मींस सिर्फ एक सिंगल एग्जामिनेशन रहते हैं, कोई भी उसके अंदर इंटरव्यू नहीं रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप दैट मींस ऑप्शन बेस्ड आपको रहते हैं जिसमें 4 ऑप्शन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। एंड इसका जो टोटल ड्यूरेशन रहता है वो रहेगा 2 आवर्स का, 2 घंटे का पूरा पेपर रहता है जिसके अंदर 2 पार्ट्स के अंदर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला पार्ट 1 क्या रहता है जिसमें हमारे पास में 120 क्वेश्चन रहते हैं टेक्निकल नॉलेज टेस्ट के, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा बेस्ड के आपके सिलेबस पे ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछता है। एंड दूसरा जो पार्ट रहता है जिसके अंदर 50 क्वेश्चन रहते हैं जिसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर इंग्लिश वोकैबुलरी, वर्बल कॉम्प्रहेंशन हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन मिक्स रहते हैं। ये इस तरीके से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी सेक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ऐसे चलते हुए टोटल 170 क्वेश्चन रहते हैं और आपके पास सिर्फ जो समय बचता है वो रहता है हमारा 2 आवर्स का। ठीक है, 170 क्वेश्चन और जो टाइम रहता है आपके लिए 2 आवर्स। अब देखिए हर एक क्वेश्चन को एक सिंगल मार्क रहता है, चाहे वो आपका टेक्निकल का हो चाहे आपका नॉन टेक्निकल का हो। ठीक है, एंड रॉन्ग आंसर अगर आप मार्क करते हो तो 1/4 नेगेटिव कट किया जाता है। दैट मींस अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और एक क्वेश्चन गलत किया तो 0.25 मार्क्स जो आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो आपने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, एक करेक्ट है उसमें से और एक रॉन्ग है, ठीक है, तो आपको 1 मार्क पॉजिटिव मिल जाएंगे। उसके जो आपने रॉन्ग सॉल्व किया तो उसका 0.25 डिडक्ट करके आपका जो फाइनल स्कोर निकल के आएगा वो 0.75 आएगा। ठीक है, काफी सिंपल है। आई होप ये सारी चीजें आप सभी को पता होंगी। अभी हम लोग हमारे मेजर सिलेबस की ओर मूव ऑन करते हैं और हम लोग सिलेबस 1 बाय 1 डिटेल पॉइंट, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ की पॉइंट्स आपको मेंशन कर दिया और आपको ये पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, उसके अंदर क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसीलिए मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया कि ये है आपका असली सिलेबस करके। ठीक है, सेशन को अच्छी तरीके से देखिएगा, इस कहीं पे भी स्किप मत करो क्योंकि जो की पॉइंट्स में आपको मेंशन करता चलो वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिएगा सबसे पहले आता है हमारे पास में इलेक्ट्रिकल बेसिक, जिसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट रहते हैं रेजिस्टेंस के, इंडक्टेंस के, कैपेसिटेंस के। ये रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके जो फॉर्मुलेज बनते हैं बेसिक से वो आपको एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनिमम की बात करो। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग ये पढ़ने के बाद हमारे पास में डीसी सर्किट पढ़ना रहता है। ठीक है, डीसी सर्किट के अंदर हमारे पास सबसे मेजर आता है ओम्स लॉ। ठीक है, जिसमें केसीएल, केवीएल
केवीएल आता है, ठीक है। उसके बाद में थ्योरम्स आते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, थेवेनिन्स थ्योरम, उसके एप्लीकेशन, ठीक है। और सीरीज पैरेलल सर्किट में किस तरीके से उसको हम लोग उसको यूज करके हमारे सर्किट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वो कनेक्टेड है तो पावर और एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस क्या होता है, स्टार डेल्टा सर्किट आपको डीसी सर्किट में पढ़ना रहता है, ठीक है। मैं थोड़ा क्विकली पढ़ रहा तो ऑलरेडी मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड ही करा दूंगा इसके अंदर, पीडीएफ के फॉर्म में, बट स्टिल आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते गाइस कि जो डीसी सर्किट जो हमारा टॉपिक निकल के आता है वो आता है सिंगल फेज एसी सर्किट, ठीक है। डीसी सर्किट के ऊपर आप देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जीरो होने के कारण जो इसके जो अदर कंपोनेंट्स है ये निकल के नहीं आते, लेकिन जहाँ पे हमारे पास एसी फेज सिंगल फेज एसी सर्किट आ जाते तो उस केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी होने के कारण काफी सारे अलग अलग इसके एनालिसिस हमने करना रहता है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास जो एसी वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर जो होती है, फेजर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। फेजर डिफरेंस क्या होता है, अगर हम लोग बोलते हैं कि करंट और वोल्टेज में हमारे पास फेजर डिफरेंस इतना आ रहा है, ठीक है। इस फेजर डिफरेंस का क्या मीनिंग होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है, पावर फैक्टर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, फ्रीक्वेंसी की वजह से, फेज एंगल की वजह से, ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी होता है, ओके। इंपेडेंस का क्या मीनिंग होता है, एडमिटेंस क्या है, एक्टिव रिएक्टिव पावर क्या है, अपरेंट पावर क्या है, आरसी, आरएल, आरएलसी, सीरीज और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट से भी आपको सिंगल फेज एसी सर्किट से ऑल टुगेदर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मिनिमम आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, काफी आपका एक वास्ट सिलेबस आपके लिए पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए रहता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो 120 क्वेश्चंस है, आपको क्वेश्चंस पिक करने के लिए आपके पास टॉपिक हालांकि कम ही है, ठीक है, 10 to 12 टॉपिक्स ही है, लेकिन आपको जो है जिस तरीके से हमने कहा कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछेंगे जो डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वेरी करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इन सभी टॉपिक के ऊपर ये एनालिसिस करके आपको मैं सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो दैट एक डिप्लोमा एस्पिरेंट्स का डिप्लोमा किया हुआ जो स्टूडेंट है उन सभी टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझ सके, ठीक है। इसके बाद में 3 फेज एसी सर्किट आती है, जिस तरीके से हमारे पास सिंगल फेज सर्किट होता है हमारा, उसी तरीके से 3 फेज सर्किट में भी हमारे पास फेज सीक्वेंस क्या होता है, बैलेंस अनबैलेंस सप्लाई लोड क्या होता है, ठीक है। अगर हमारे पास स्टार और डेल्टा कनेक्शन है 3 फेज एसी सर्किट्स में तो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में अगेन यहाँ पे आरएलसी सर्किट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, केसीएल, केवीएल जो मैंने इसके पहले बताया था, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट होता है, आपको तो डेफिनेटली पूछा जाता है अगर 2 इंडक्टेंसेस आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उसके डॉट कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली उसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना आएगा, ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, ये पूछा जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है, ठीक है। वोल्टेज करंट सोर्सेज हो गए और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नेटवर्क थ्योरम, सभी के लिए देखिए एसी और डीसी सर्किट के लिए आपको नेटवर्क थ्योरम करना जरूरी है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, जिसके अंदर आता है थेवेनिन से नॉर्टन, ये काफी फेमस आपका पूछा जाता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, सुपरपोजिशन थ्योरम, ये काफी पॉपुलर से थ्योरम्स है हमारे पीजीसीएल डिप्लोमा ट्री में पूछे जाने वाले, ओके। इसके बाद में जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट में फंडामेंटल्स पढ़ा, हम लोग मैग्नेटिक सर्किट से भी क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे फ्लक्सेस क्या होता है, ठीक है, एमएमएफ क्या होता है, रिलक्टेंस किसके एनालॉगस है, रिलक्टेंस क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो अपोज करते हैं हमारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्सेस को, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं अलग अलग, ठीक है। मैग्नेटिक कैलकुलेशंस रहते हैं कंडक्टर के, ठीक है, जैसे कि स्ट्रेट कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर है, सोलेनॉइडल है, तो उसके फॉर्मूलेज आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, ये हमारे मैग्नेटिक सर्किट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। मैं थोड़ा क्विकली बता रहा हूँ सो दैट हमारे पास कंप्लीट जो सिलेबस है आपका कवर अप हो सके। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनिमम आपको 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, मिनिमम बात करो, हालांकि इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपसे पहले तो मेजरमेंट सिस्टम में क्या इंट्रोड्यूस होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये सबसे पहले पढ़ना रहता है, ठीक है। लिनियरिटी होता है, एक्यूरेसी होता है, ठीक है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है, ठीक है, प्रिसीजन होता है, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना रहता है, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आपको की पॉइंट रहते हैं, वो आपको पढ़ना रहेगा। इसके बाद में एरर एनालिसिस हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स का जो कैलिब्रेशन होता है, वो सबसे बेसिक जो मीटर है हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, थ्योरी और उसका वर्किंग आपको बनता है, ठीक है। इसके बाद में डैम्पिंग से क्वेश्चन बनते हैं, सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी से एक न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है, ठीक है। डेफिनेशन रहता है एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं एज पर द यूज, एज पर द टेक्नोलॉजी यूज, किस तरीके से हम लोग उसके अंदर जो मेथोडोलॉजी यूज करते हैं हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। उसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होते हैं, ऑपरेटिंग फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, डैम्पिंग, कंट्रोलिंग टॉर्क हो गया, ठीक है, डिफ्लेक्शन टॉर्क हो गया, इससे सारे क्वेश्चन बनते हैं इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल। एंड यहाँ से तो आपको देखिएगा मिनिमम 2 से 3 न्यूमेरिकल आपको ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है, ये बात आप समझ जाइएगा।
एंड इसके साथ थियरी भी आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। अब देखिए ये जैसा हमारे पास फंडामेंटल आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का, तो उसी से जुड़े हुए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे हमारे दिमाग में आता है एमीटर, वोल्टमीटर एंड वाटमीटर। ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, एसी या फिर डीसी में, ठीक है, ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्या यूज नहीं हो सकता है, जैसे मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट में हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहती है, कौन सा कॉइल रहता है, कौन सा कॉइल कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये आपको क्वेश्चन बनते हैं। हॉट वायर या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट है, रेक्टिफायर टाइप है, ठीक है, वोल्टेज एंड डिफ्लेक्शन टॉर्क के आपके फॉर्मूलेस पता होना जरूरी रहता है, ठीक है, उसका एडवांटेजेस, ड्रॉबैक, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एरर से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। एंड वन मोर थिंग, मिनिमम जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हमारे पास में शंट एंड मल्टीप्लायर से जुड़े हुए आपके न्यूमेरिकल बनता है, ये आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाने होगी। एक क्वेश्चन आप अभी से समझ लीजिएगा, यहाँ से आपको पूछा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आता है हमारे पास में मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। इसके बाद में ये तो हो गया बेसिक आपका वोल्टेज एंड करंट मेजरमेंट का। उसके बाद में हमारे पास में आता है मेजरमेंट ऑफ पावर, ठीक है। अब देखिए वाट मीटर इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इसके बाद में पावर के बाद हमारा एनर्जी मीटर रहता है, ये हमारा मेजरमेंट्स के अंदर इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, जिसके अंदर सिंगल फेज, थ्री फेज एनर्जी मीटर का इंट्रोडक्शन रहता है, ठीक है। सीटी और पीटी जिसको हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर रहते हैं, ठीक है। इसका यूज करके हम लोग एनर्जी किस तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक 100% क्वेश्चन आपको बनता है, वो आपका रहता है ब्रिजेस के ऊपर, जैसे कि हमारे पास रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए। हालांकि यहाँ पे सिर्फ मैंने रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए मेंशन करके रखा है, ठीक है। तो आपको लो, मीडियम और हाई रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज हो गया, लॉस ऑफ चार्ज मेथड हो गया, रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, अर्थ रेजिस्टेंस के लिए जो मेगर यूज करते हैं उसका कंस्ट्रक्शनल फीचर, यहां से एक न्यूमेरिकल आपको बनता है। वन मोर थिंग, आपको जो है कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस मेजरमेंट्स के लिए भी आपको ब्रिजेस आपको प्रिपेयर करके जाने होंगे। मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको वहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट मेजरमेंट होता है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। मूव ऑन करते हुए हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो आता है हमारे पास में डीसी मशीन, एसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर। अगर हम लोग सिर्फ बात करते हैं मशीन्स, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास में डीसी भी आता है, एसी भी आता है एंड ट्रांसफार्मर भी हमारे इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडिंग द सिंक्रोनस मशीन्स एज वेल। तो सबसे मशीन की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन पूछे थे ट्रांसफार्मर से, सबसे पहले तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, ईएमएफ इक्वेशन होता है, ओके। एंड वन मोर थिंग, जो हमारे पास में इसका ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट, रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी, रेजिस्टेंस रेफर टू द सेकेंडरी, वोल्टेज रेगुलेशन, लॉसेस, ठीक है, हिस्ट्रेसिस और एडी करंट लॉसेस के जो फॉर्मूलेज रहते हैं उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। टेस्ट होते हैं ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। संप्रस टेस्ट हो गया, ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है, रेगुलेशन क्या होता है। एंड वन मोर थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी क्या रहती है, पावर ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी क्या रहते हैं, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। उसका वर्किंग हो गया, एडवांटेज हो गया, कॉपर सेविंग का जो आपको इक्वेशन बनता है वो आपके ऑटो ट्रांसफार्मर से भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस बनते हैं आपको, ठीक है। इसके ये तो अब हो गया हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसके अंदर वर्किंग प्रिंसिपल भी आता है, उसी का जस्ट सेम रिजेम्बलेंस रहता है हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर, तो उसके अंदर जो टाइप्स रहता है, ठीक है, कोर टाइप, शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, उसके कंस्ट्रक्शन वो के उसके अंदर इंक्लूड होता है, तो वहां से आपको क्वेश्चन बनते गए, ठीक है। ग्रुप्स एंड कनेक्शन, ठीक है, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, उस तरीके से कनेक्शन से आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। स्कॉट कनेक्शन क्या होता है। एंड वन मोर थिंग, पैरेलल ऑपरेशन जो होता है ट्रांसफार्मर की, इसकी कंडीशन के ऊपर एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाता है, इसको बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में लोड शेयरिंग किस तरीके से होती है, टैप चेंजर का क्या काम होता है, कूलिंग, कंजर्वेटर, ब्रीदर, ये ट्रांसफार्मर के पार्ट से इंटीग्रल, इसका क्या वर्किंग होता है, किसके अंदर किस तरीके से डिफॉल्ट आने पे किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें एज अ थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको पूछी जाती है, ओके। नेक्स्ट थिंग आपको सिंक्रोनस मोटर। अब देखिए सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस मशीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेजरली सिंक्रोनस मशीन के अंदर 2 कंपोनेंट आते हैं। एक तो रहता है हमारे पास में गाइस अल्टरनेटर, ठीक है, जो हमारा जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, एक तो रहता है मोटर जो हमारा कंज्यूम करता है। तो सिंक्रोनस मोटर की अगर हम लोग बात करें तो जनरेशन ऑफ 3 फेज ईएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें वोल्टेज रेगुलेशन होता है, इसमें भी पैरेलल ऑपरेशन जो रहता है सिंक्रोनस मशीन का या फिर 2 अल्टरनेटर का वो आपको पूछा जाता है। एक्टिव रिएक्टिव पावर किस तरीके से वर्क करता है, स्टार्टिंग और एप्लीकेशन जो है सिंक्रोनस मोटर के आपको बनता है, ठीक है। बेसिकली जो आपको सिंगल फेज मोटर, ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, 3 फेज इंडक्शन मशीन एंड सिंक्रोनस मोटर, यहाँ से मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने जितना ट्राई किया है गाइस ब्रीफ कर सके सिलेबस को, सो दैट टू द पॉइंट, और एकदम एक्स्ट्रा भी नहीं और एकदम कम भी नहीं, ये सभी चीजें हमने इसके अंदर इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है, ओके। इसके बाद में आता है गाइस हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट पार्ट मशीन का होता है हमारा डीसी मशीन, ठीक है। अगेन जिस तरीके से हमने एसी मशीन की बात की है, ठीक है, अब एसी मशीन की बात करेंगे सिंगल फेज मोटर एंड 3 फेज मोटर की, उसी तरीके से डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन, बेसिक उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका ईएमएफ इक्वेशन क्या है, बैक ईएमएफ क्या होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है, ठीक है।
हमारे उसके टाइप्स के उसके जो वाइंडिंग्स के टाइप्स हो गए, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, उसके बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग मेथड जो रहती है डीसी मोटर के, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, स्पीड कंट्रोल, ठीक है। डीसी मशीन में डीसी जनरेटर भी आता है और डीसी मोटर, ये दोनों आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। ओके, ये होता है हमारा डीसी मशीन के अंदर सिलेबस का। ओके, इसके बाद में रहते हैं हमारे पास में सिंगल 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के भी कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड रहते हैं। तो दोनों रिजेंबल करके सेम ही आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। सिर्फ जो है आपको मेजरली 3 फेज इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन ज्यादा थोड़े पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास नो लोड और ब्लॉक लोडर टेस्ट आपको काफी इंपॉर्टेंट रहती है। एक आध बार आपको सर्कल डायग्राम से भी क्वेश्चन बनता है। पावर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहती है, इसका मेजरली आपका जो स्लिप के ऊपर जो है, सो बेसिकली इसमें जो है स्लिप के डिपेंडेंसी जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि हमारे पास पावर कैलकुलेशन हो गया, एयर गैप पावर हो गया, ठीक है, रोटर पावर हो गया, मैकेनिकल पावर आउटपुट हो गया, वो स्लिप डिपेंडेंट क्वेश्चंस आपको बनते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुके होंगे। नहीं भी अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में आता है स्टार्टिंग ऑफ स्क्विरल केज स्लिपरिंग मोटर्स, ठीक है। कॉगिंग क्रॉलिंग के फिनोमेना क्या होते हैं, डबल केज रोटर क्या होता है, डीप बार इंडक्शन मोटर क्या होता है, इसकी स्पीड कंट्रोल, उसका ब्रेकिंग, इंडक्शन जनरेटर के एप्लीकेशन, और यहां से जो है मेजरली आपको स्लिप बेस्ड क्वेश्चन ही डिपेंडेंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। सिंगल फेज मोटर की बात करते थे, हमारे पास में अलग अलग टाइप के एसी सीरीज मोटर हो गया, सर्वो मोटर हो गया, LIM जिसको हम लोग लीनियर इंडक्शन मोटर कहते हैं। यहां से आपको मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि काफी सिंपल होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस एनालिसिस और इसके जो बेसिक कैलकुलेटिव आपको न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करके जाना होता है। ओके, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका। अभी हमारा एक मेजर टॉपिक निकल के आता है, वो रहता है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। इसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट रहते हैं। सबसे पहले रहता है हमारे पास में जनरेशन, दूसरा रहता है ट्रांसमिशन एंड देन रहता है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी का एक पार्ट रहता है हमारे पास स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। काफी इंपॉर्टेंट वो भी पार्ट हमारा माना जाता है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ओके, अब देखिए जनरेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके जो टाइप ऑफ जनरेशन रहता है, जैसे जिसके अंदर हमारे पास कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज रहते हैं, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे पास में पावर प्लांट्स होते हैं, इसके वर्किंग से लेके उसके अंदर कंपोनेंट कंस्ट्रक्शन क्या क्या यूज होता है, किसके लिए यूज किया जाता है, वो आपके सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, यहाँ पे सिर्फ हमने थर्मल पावर प्लांट को मेंशन किया गया है, आपको सभी पावर प्लांट को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो कि थर्मल पावर प्लांट को एंड सभी हमारे पावर प्लांट को 3D एनिमेशन माध्यम से समझना, तो जो आपको मैंने कोर्स स्टार्टिंग में रिकमेंड किया था गाइस, हालांकि उसके और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, वो ज्वाइन कीजिएगा। आपको सारे 3D मॉडल के साथ हमने उसके अंदर पढ़ा के रखे, ठीक है। वन मोर थिंग, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन का सेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, यूट्यूब पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के रखा गाइस। उसमें से 100% क्वेश्चन आपको लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, इन फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आजकल 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल हो, चाहे कॉन्सेप्ट हो, चाहे उसकी थियरी हो, आपको पूछे ही जाते हैं। तो उसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एक काफी इंटीग्रल पार्ट रह चुका है आपके आने वाले रिसेंट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। वन मोर थिंग, अभी हमारे पास में जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो उसके पहले भी हमारे पास में ट्रांसमिशन के जो कंपोनेंट रहते हैं और केबलिंग रहता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स हो गया, ठीक है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के या फिर अंडरग्राउंड केबल्स के अंदर क्या क्या फैक्टर रहते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, स्किन इफेक्ट, बंडल कंडक्टर्स का इस्तेमाल क्यों होता है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, उसके टाइप, उसके वोल्टेज लेवल, कंप्लीट पावर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है, स्टार्टिंग ऑफ द जनरेशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक के सभी चीजें, वोल्टेजेस से लेकर सारी चीजें आपको पता होना जरूरी होता है। वन मोर थिंग, अगर आप PGCL डिप्लोमा ट्री में एक्यूरेट सिलेक्शन चाहते तो गाइस प्लीज इस HVDC टॉपिक को स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहां से आपको मोनोपोलर, होमोपोलर, बायोपोलर से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास अंडरग्राउंड केबल ट्रांसमिशन, ठीक है, जिसके अंदर केबल का कंपोजिशन क्या होता है, उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कहाँ पे रहता है, किस तरीके से ग्रेडिंग की जाती है, कौन से लेयर्स रहते हैं, कौन से लेयर का क्या यूज होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, और उसके इफेक्ट और उसके कारण, ठीक है, क्यों ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस होती है, सभी चीजें आपको केबल के अंदर प्रिपेयर करके जानी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जो इंसुलेटर एंड मैकेनिकल के डिजाइन, ठीक है, इंसुलेटर एंड मैकेनिकल डिजाइन, जिसके अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ सपोर्ट हो गया, कौन सा सपोर्ट, RCC पोल हो गया, वुडन सपोर्ट हो गया, वो कौन से वोल्टेज के लिए यूज करता है, वोल्टेज लाइन किसके लिए रहती है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का क्या मतलब होता है, सैग का जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है, 2 इक्वल लेवल पे और अनइक्वल लेवल पे, वहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं। इंसुलेटर मटेरियल, कौन से टाइप ऑफ इंसुलेटर मटेरियल्स रहते हैं, यूज किए जाते हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। डेफिनेट से क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। पावर सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी भी आपको कैलकुलेट करने की बात रहती है, ठीक है। केल्विन्स लॉ ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर का भी आपको क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद में बस बार, सिंगल बस बार के जो आपके कंस्ट्रक्शन रहते हैं, वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
एंड वन मोर थिंग, इंसुलेटर के जो टाइप्स रहते हैं, जैसे डिस्क इंसुलेटर हो गया, स्ट्रिंग इंसुलेटर हो गया, ठीक है, उसके कैलकुलेशंस भी आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाने रहते हैं। इन उसके बाद हमारे पास पावर सिस्टम का हमारा जो लास्ट कंपोनेंट रहता है, जिससे कि हम लोग बात करते हैं कि स्विच गियर प्रोटेक्शन की, तो इसके अंदर जो है आपकी सभी टाइप्स ऑफ स्विच गियर के अंदर से लेके बल्क ऑयल, एयर ब्लास्ट, SF6 सर्किट ब्रेकर से लेके आइसोलेटर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, इसकी रेटिंग क्या होती है, सभी चीजें आपको प्रिपेयर करके जाना होता है, ठीक है। मिनिमम आप इसके अंदर जो एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन गाइस 5 to 6 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सिलेबस काफी टू द पॉइंट हमने बनाया गाइस, एंड आई होप अगर आपको ये सिलेबस पसंद आ रहा है और जो भी हमने मेंशन किया, तो जरूर इसको एक्नोलेज करने के लिए सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि जी हाँ सर, हमें सिलेबस पूरा समझ में आ चुका है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो हमें खुशी होगी और इसी तरीके से हम लोग मोटिवेटेड रहेंगे आपके लिए आने वाले टाइम टू टाइम, आगे आने वाले टाइम के अंदर कंटेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल से जुड़े हुए 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको 100% एग्जामिनेशन बनते हैं, जैसे कि अंदर इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए जितने भी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स रहते हैं, जैसे अलॉय हो गया, मेटल हो गया, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स एंड उसके साथ में ससेप्टेबिलिटी क्या रहती है, BH कर्व क्या रहता है, यहाँ से आपको बनता है। कंट्रोल सिस्टम डिप्लोमा में इंक्लूडेड हो चुका है गाइस, हमारे ऑफिशियल हमारे जो ऑफिशियल सिलेबस होता है उसके अंदर इंक्लूड हो चुका है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम में सिर्फ बेसिक्स ही आपको पूछा जाता है, तो उसको आपको बेसिक से प्रिपेयर करना है, एकदम एडवांस लेवल के, AE लेवल के, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के आपको प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है, डिग्री लेवल तक, ओके। इसके बाद में हमारे पास में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं, सबसे मेजर आता है बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स एंड वन मोर थिंग, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना होगा। एक क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम कन्वर्जन का आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा, जिसका मैंने सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड करके रखा है, अगर आपको नहीं मिलता होगा तो मुझे जरूर पूछेगा, कैपिट्यूड्स पे वो अवेलेबल है, जिसके अंदर हमारे पास में हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम, एनी बेस टू एनी बेस कन्वर्जन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मोर ओवर हमारा सबसे मेजर, जिसके अंदर आप मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर हमारा एनालॉग भी इंक्लूड होता है। तो सेमीकंडक्टर डायोड की जो थ्योरी रहती है, पेन जंक्शन डायोड की, उसके अलग अलग टाइप्स, बेसिक डायोड से लेकर जीरो डायोड हो गया, वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड, उसके सिंबल, कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी चीजें आपको प्रिपेयर करके जानी रहती है। उसके बाद में सेमीकंडक्टर थ्योरी का सबसे मेजर टॉपिक बनता है हमारा ट्रांजिस्टर, जिसके अंदर BJT के टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन थे, CB, CE, CC, उसके वर्किंग प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, उसकी रीजन ऑफ ऑपरेशन हो गया, बाइजिंग मेथड हो गया, थर्मल रनअवे क्या होता है, ये डिप्लोमा में बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ये सभी आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रिपेयर करना रहता है। इसका एक एडवांस वर्जन आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव में। तो हमारे पास थायरिस्टर, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर से लेके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंबल, सभी आपको प्रिपेयर करना रहता है। GTO हो गया, मॉसफेट हो गया, ठीक है, AC to DC कन्वर्टर्स हो गए, चॉपर्स हो गए, ठीक है, क्लिपर्स, क्लैंपर्स सर्किट के बेसिक से आपको प्रिपेयर करके जाना रहता है, ठीक है। पावर रेक्टिफायर्स का आपको बेसिक फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव में आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। ड्राइव के भी बेसिक टॉपिक होते हैं, ये भी हमने कोर्स के अंदर इंक्लूड करके रखे, ओके। इसके बाद में आता है हमारे सबसे लास्ट टॉपिक, विच इज द यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसके अंदर 4 मेजर हमारे पास टॉपिक आते हैं। एक तो सबसे पहले रहता है इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इलेक्ट्रिकल वेंडिंग, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड मोटर, ठीक है। या फिर अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर ट्रैक्शन भी काफी बार वो पूछ लेता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हालांकि एक ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन इल्यूमिनेशन से 2 क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग से 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग से 1 क्वेश्चन, ड्राइव्स एंड कंट्रोल से 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आपको, हालांकि क्योंकि आपको मैं सिर्फ बेसिक मेंशन करके रखा हूं, लेकिन इल्यूमिनेशन में टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन, लैम्प्स हो गए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, थ्योरी होगी, सभी चीजें आपको प्रिपेयर करना जरूरी होता है। एंड आई होप कि आप सारे टॉपिक्स को अवेयर होंगे, नहीं भी होंगे तो आप इसको सारे कोर्सेज को देख के आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद रहता है हमारे पास एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जिसके अंदर सबसे मेजर आपको आजकल पूछे जाने लग रहा है आई रूल 1956 और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं। वन मोर थिंग, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ वायरिंग हो गया, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन फिगर, उसके अंदर अर्थिंग भी आप उसको प्रिपेयर करके जाइएगा गाइस, ठीक है। यहाँ से आपको अर्थिंग से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे। आज ये रिसेंटली जो हमने 5th में का जो पेपर पढ़ाया था गाइस, वहाँ से आपको टावर फुटिंग रेजिस्टेंस और आपको जो है किस तरीके से कॉन्क्रीटिंग की जाती है टावर की, वो भी आपको पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हो अर्थिंग से जुड़े हुए जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रिपेयर करके जाने रहते हैं। क्लियर है? तो ये था गाइस हमारा कंप्लीट सिलेबस ऑफ द डिप्लोमा ट्रेनिंग पावर ग्रिड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। आपको ये जो सिलेबस में मेंशन किया है, इसका PDF भी जल्दी से टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर हमें मैक्सिमम कंटेंट आपका क्रैश कोर्स या फिर थ्योरी ब्रीफ कॉन्सेप्ट से हम लोग प्रिपेयर कर सके, तो आप इस कोर्स को जरूर एनरोल कीजिएगा गाइस, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरी,
क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करके रखे इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट, सो दैट अगर आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होगे तो आपके क्वेश्चंस के थ्रू कवर अप हो जाएंगे। एग्जाम स्पेशल टेबल्स एंड चार्ट आपको काफी बूस्ट करा देगी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए, और लेटेस्ट सिलेबस ओरिएंटेड सेशन हमने इसके अंदर इंक्लूड करके रखे। ओके, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू उसके एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस कोर्स को लेटेस्ट पेड कोर्स के अंदर जाके ज्वाइन करना होगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो कि 50 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आप 40 क्वेश्चन एक्यूरेटली अटेम्प्ट करके आओ तो इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसके अंदर एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड जीके जीएस का भी आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ये विद शॉर्ट ट्रिक एंड फॉर्मुलेज आपको एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट कम समय के अंदर मिनिमम 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस होके आपकी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके, सो दैट आप 170 क्वेश्चन की पूरी तैयारी कर सको। ऐसा नहीं गाइस 50 क्वेश्चन को अगर आप एनालिसिस करोगे, आप कभी खोल के देखिएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तब जाके आपको पता चलेगा कि कितने लेवल तक आपको पीजीसीएल ने क्वेश्चंस पूछे गए। तो वो अगर आप लेवल के प्रिपेयर कर सकते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन आई मस्ट से काफ़ी लेवल ऑफ क्वेश्चंस एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। तो इस 50 क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते, क्योंकि चाह के भी हमारे 120 क्वेश्चन में अराउंड 110 क्वेश्चन तक ही एक्यूरेट बन सकते हैं या फिर 100+ क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो आपको सिलेक्शन देता है वो, मेरी बात ध्यान में रखिएगा, वो आपका नॉन टेक्निकल का ही पोर्शन देता है। ठीक है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कैपिटोड्स के एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, इस सेशन में अगर इस सिलेबस और भी कुछ आपको एडिशनल पॉइंट रिक्वायर्ड होगी तो मैं आपको पीडीएफ में जरूर इंक्लूड करा दूंगा। लेकिन आपको आज का सेशन या फिर सिलेबस एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल कैपिटोड्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल, दोनों भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखेगा, क्योंकि वहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स एंड टाइम टू टाइम पीडीएफ आपको मिलता रहती है, कोई भी आपको रिक्वायरमेंट रहती है तो उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपके दोस्तों के साथ भी इस अपडेट को शेयर कीजिएगा। मिलते गए जब हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।